हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। तो आप सभी को पता है हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है इंडियन इकोनॉमिक्स की, और आज उस सीरीज़ का डे 9 है। तो अगर अभी तक आपने टोटल डे 8 तक की वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर सभी क्लासेस आप देख सकते हैं। उसमें हमने सभी एमसीक्यू कवर किए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इंडियन इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू भी ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना देर करे चलते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स के डे 9 की क्लास पर। तो देखते हैं हमारे आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिनी हाइडल प्लांट्स आर गुड फॉर द इन्वायरमेंट बिकॉज। तो जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला चैप्टर है हमारा, उसमें हमने इन्वायरमेंट को भी कवर किया है। तो उसमें से ये क्वेश्चन है जो रिलेटेड है मिनी हाइडल प्लांट्स से। तो अगर आपको पता है मिनी हाइडल प्लांट्स क्या है तो आपको क्लियर होगा इसका आंसर। दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर लोकल एरियाज, दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न, दे रिलाई ऑन द पेरेनियल स्ट्रीम्स। तो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट ओनली, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकंड। सो वीडियो पॉज कीजिए, देन आंसर दीजिए विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। तो हम चलते अपने करेक्ट आंसर की तरफ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही मिनी हाइडल प्लांट्स के फीचर हैं। दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर लोकल एरियाज, दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न, जो लैंड का पैटर्न है वो चेंज नहीं होता है, दे रिलाई ऑन द पेरेनियल स्ट्रीम्स। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है मिनी हाइडल प्लांट का, इसको भी देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मिनी हाइडल प्लांट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली मिनी हाइडल प्लांट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर ऑफ स्ट्रीम फ्लोइंग इन माउंटेनस रीजन। तो बेसिकली जो मिनी हाइडल प्लांट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करते हैं, और जो पहाड़ों में से पानी आता है उस पानी के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एंड लार्ज परसेंटेज ऑफ स्ट्रीम्स फ्लोइंग इन द माउंटेनियस रीजन आर पेरेनियल। तो पूरे साल भर ही पर्वतों में से ऐसा पानी आता रहता है, ठीक है। सो द एनर्जी ऑफ सच स्ट्रीम्स कैन बी यूज्ड फॉर द होल ईयर टू मूव स्मॉल टर्बाइंस। सो इन प्लांट्स के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी हेल्प से जो छोटे छोटे टर्बाइंस होते हैं वो पूरे साल भर चलते हैं। क्लियर। और जो हमारे मिनी हाइडल प्लांट्स होते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न। तो जो लैंड का पैटर्न होता है वो चेंज नहीं होता है। जहाँ पर मिनी हाइडल प्लांट्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं वो वहीं लोकेट करेंगे, ठीक है। तो रोज रोज जगह नहीं बदलते हैं इसकी। दे जनरेट इनफ पावर टू मीट लोकल डिमांड। सो इन प्लांट्स के थ्रू लोकल एरिया के लिए उतनी पावर जनरेट कर लेते हैं कि उनका इलेक्ट्रिसिटी चलता रहे, ठीक है। तो इसलिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है हमारे कि मिनी हाइडल प्लांट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं लोकल एरियाज के लिए, और जो लैंड का पैटर्न होता है वो चेंज नहीं होता है, और ये रिलाई करता है पूरे साल भर छोटे छोटे टर्बाइंस को चलाता है, ठीक है। सो पेरेनियल स्ट्रीम्स का मतलब होता है जो पूरे 12 महीने चल रहा हो, ठीक है। सो आई होप मिनी हाइडल प्लांट्स तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगेन आपको यहाँ मिनी हाइडल प्लांट्स और स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो इससे आपके दोनों कवर हो जाएंगे। एक मिनी होता है, एक स्मॉल होता है। तो प्लीज एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने आपको अच्छे से मिनी हाइडल प्लांट्स को एक्सप्लेन कर दिया है। तो एग्जाम में आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो आप दोनों भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोर्ट। तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो कैसी थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल वो प्रोफाइल होती है जिसमें हम बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट का डेटा देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया जाता है। तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी इंडिया की, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हाई बर्थ रेट, ऑप्शन बी लो डेथ रेट, ऑप्शन सी लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ऑप्शन डी हाई लिटरेसी रेट। तो ये मैंने आपको करा रखा है। सो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। वीडियो पोस्ट कीजिए, देन आंसर दीजिए। हम चलते हैं हमारे करेक्ट आंसर की तरफ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हाई बर्थ रेट। इसका मतलब है जो हमारा कॉलोनियल पीरियड था उस वक्त
डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिया की ऐसी थी जिसमें हाई बर्थ रेट था, ठीक है, और बाकी की जो लो डेथ रेट है, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई लिटरेसी रेट, ये सभी ऑप्शन गलत है। तो इन सब में करेक्ट वन है हाई बर्थ रेट, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे इंडिया का बर्थ रेट हाई था और जो डेथ रेट थी वो भी हाई थी, और जो IMR था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो भी हाई था, बट जो लिटरेसी रेट था हमारा वो लो था, ठीक है। तो ये है हमारा कॉलोनियल टाइम पीरियड के वक्त का डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो इसलिए ऑप्शन बी, सी, डी गलत हो जाते हैं। हाई बर्थ रेट ही सही है, क्योंकि डेथ रेट भी ज़्यादा थी, यहाँ लो दे रखी है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा थी, यहाँ पर लो दे रखी है, और लिटरेसी रेट जो थी वो कम थी, और यहाँ पर हाई लिटरेसी रेट दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको कुछ भी पूछ लिया जाता है इन सब में से, तो आप आराम से बता सकते हैं कॉलोनियल पीरियड के टाइम का डेमोग्राफिक प्रोफाइल। सो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि एग्जाम में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलते हैं। सो देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गिव अ क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम में इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी उसके बारे में बताना है। तब आपको यही चारों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करने हैं। पॉइंट लिखिएगा, देन एक्सप्लेन कीजिएगा उन सबको, तो उससे क्या होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये सारे मैंने जब लेक्चर कराए थे इंडियन इकोनॉमी के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तब सब आपको कवर करवा रखा है। तो देखिए, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा था। जो हमारा बर्थ रेट था वो भी ज़्यादा था, और जो हमारा डेथ रेट था वो भी ज़्यादा था, ठीक है। एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जो हमारा IMR था वो भी ज़्यादा था, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो हमारी लो थी। तो अगर बात करें इलिटरेसी की, तो इलिटरेसी ज़्यादा थी। अगर लिटरेसी पूछी जाए तो लिटरेसी कम थी। दोनों ही एक बात है, बस फ़र्क ये है कि इलिटरेसी का मतलब है अनपढ़ लोग, और लिटरेसी मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोग कम थे और इलिटरेट लोग ज़्यादा थे। क्लियर? तो इससे देख के कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि कभी मास इलिटरेसी है और कभी लो लिटरेसी है। तो इन सभी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपकी बहुत ही हेल्प होगी इस कंटेंट से। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर रिसोर्सेज owned प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट मेकिंग से समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ऑप्शन ए कैपिटलिस्ट, ऑप्शन बी सोशलिस्ट, ऑप्शन सी मिक्स्ड, ऑप्शन डी ग्लोबल। तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव बताना है, ठीक है। सो वीडियो पॉज कीजिए एंड आंसर दीजिए विच वन इज करेक्ट। सो हम चलते करेक्ट आंसर की तरफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैपिटलिस्ट। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट मेकिंग की बात करती है ना, तो वो कैपिटलिस्ट में आ जाती है। हमने पढ़ा था तीनों टाइप का, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट जो होती है उसका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग होता है, और सोशलिस्ट का होता है समाज सेवा करना, और मिक्स्ड में दोनों होता है, कैपिटलिस्ट भी सोशलिस्ट भी। तो जहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट ही प्रॉफिट मेकिंग हो तो वो कैपिटलिस्ट होगा। क्लियर? पिक्चर से अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। प्रॉफिट मेकिंग इज इक्वल्स टू कैपिटलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट मेकिंग। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वॉज नॉट रिजर्व्ड फॉर द गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। तो जो हमारा IPR 1956 है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी इंडस्ट्री है जो कि गवर्नमेंट ने रिजर्व नहीं की थी। नॉट रिजर्व्ड पूछा जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि नॉट से ही क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसलिए बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सो बताइए, ऑप्शन ए आयरन एंड स्टील, ऑप्शन बी एटॉमिक एनर्जी, ऑप्शन सी रेलवे ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। हम चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस, बिकॉज आयरन और स्टील जो है वो भी हमारा IPR 1956 में आता है, एटॉमिक एनर्जी भी और रेलवे ट्रांसपोर्ट भी। जो हमारी टोटल 17 इंडस्ट्रीज थी उसमें ये तीनों इंडस्ट्रीज इंक्लूड है, ठीक है। तो ये यानी रिजर्व्ड हो गई, और आपसे पूछा गया था नॉट रिजर्व्ड, तो
ये सारी तीनों अगर रिजर्व्ड है तो नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई सी भी ऐसी नहीं है जो आईपीआर में नहीं आती हो। क्लियर? देखिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको मैंने। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट कैटेगरी comprise 17 industries. These included railways, arms and ammunition, iron and steel and atomic energy. तो आयरन एंड स्टील भी 17 इंडस्ट्रीज में है, एटॉमिक एनर्जी भी और रेलवे ट्रांसपोर्ट भी। तो तीनों ही हमारा जो आईपीआर 1956 है उसमें ये तीनों उन 17 इंडस्ट्रीज में आते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और बाकी सभी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुद्रा बैंक वॉज सेटअप टू मीट द क्रेडिट नीड्स ऑफ द, तो जो मुद्रा बैंक्स होते हैं जिसके थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाता है वो किसकी क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करते हैं? ऑप्शन ए फार्मर्स, ऑप्शन बी स्मॉल एंटरप्राइजेस, ऑप्शन सी लार्ज एंटरप्राइजेस, ऑप्शन डी एक्सपोर्टर्स। तो जिनको भी मुद्रा बैंक के बारे में पता है उनको इसका आंसर आराम से पता होगा कि जो मुद्रा बैंक है वो किसको क्रेडिट फैसिलिटीज देता है। सो बिना देर करे चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्मॉल एंटरप्राइजेस। जो मुद्रा बैंक है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस की क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करता है। जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेस होती हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है मुद्रा बैंक के थ्रू। देखिए मुद्रा बैंक में जो लोन मिलता है उनको 3 सेगमेंट्स में बांटा है, शिशु, किशोर और तरुण। अब इन तीनों सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग जो लोन फैसिलिटी का अमाउंट है वो भी बांटा हुआ है। तो जो शिशु हैं उसमें जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होते थे, जो स्टार्टअप कर रहे होते थे, वो सभी शिशु में आ जाते थे। और किशोर में जो पहले से ही एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो हमारे किशोर में आते थे। और तरुण में जो बहुत पुराने बिजनेसमैन हैं वो सभी मुद्रा लोन में तरुण के सेगमेंट में आते हैं। ठीक है, तो शिशु में 50,000 तक का लोन प्रोवाइड किया जाता था और किशोर में 50 से 5 लाख तक का और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे अराइज किए जा सकते हैं। तो मुद्रा लोन में अभी आपके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है कि आपको शिशु, किशोर और तरुण 3 सेगमेंट में इस लोन को बांटते हैं, जिसमें 50,000 शिशु में, किशोर में 50 से 5 लाख और तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है एक स्मॉल एंटरप्राइजेस को। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? तो जो हमारी एसएसआईज होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की कितनी लिमिट होती है? ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 5 करोड़, ऑप्शन सी 25 लाख, ऑप्शन डी 75 करोड़। सो एसएसआईज के बारे में समझा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा उसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है। तो वीडियो पॉज कीजिए, देन आंसर दीजिए। हम चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5 करोड़। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट होती है वो अप टू 5 करोड़ होती है, कि 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए एक चार्ट दे रखा है जिसमें आपको बता रखा है माइक्रो में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है और वहीं सर्विस सेक्टर की लिमिट 10 लाख से कम है। अभी हमसे यहाँ स्मॉल का पूछा गया है, तो स्मॉल का देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख से 5 करोड़ इतनी लिमिट है और 10 लाख से 2 करोड़ तक की लिमिट है सर्विस सेक्टर में। तो अप टू 5 करोड़ जो है वो हमारी एसएसआई की इन्वेस्टमेंट लिमिट हो गई। ठीक है, 5 करोड़ से ज़्यादा तो जा ही नहीं रहा है। ठीक है, और मीडियम में 5 करोड़ से 10 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लिमिट और 2 करोड़ से 5 करोड़ की लिमिट सर्विस सेक्टर के लिए। तो एक बार इन सभी को याद कर लीजिएगा ताकि कोई सा भी आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बता दें, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। और 75 करोड़ की तो किसी की भी लिमिट है ही नहीं, यहाँ पर देख रहे होंगे आप सभी। ठीक है, तो 75 करोड़ तो वैसे ही आपका एलिमिनेट हो गया। तो माइंड को एक्टिव रखिएगा, इसी तरीके से एक्टिवली आंसर दीजिएगा तो आप खुद ही एलिमिनेट करके इजीली आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील स्कीम इज। तो मिड डे मील स्कीम आप सभी अवेयर होंगे मिड डे मील स्कीम होती क्या है। तो उसका उद्देश्य क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता था स्कूल्स में? टू बूस्ट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, to boost the nutritional status of children in schools, to increase enrollment attendance and retention, and also improving the nutritional status of children in school. Option D,
टू बूस्ट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अपर प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन। तो ध्यान से ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी। सो आप वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, हम चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू इंक्रीज एनरोलमेंट अटेंडेंस। तो बेसिकली जो बच्चे पढ़ने नहीं पहुंचते थे, जो पढ़ने ही नहीं आते थे, उनके लिए एनरोलमेंट अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए ये किया गया कि अगर गवर्नमेंट मिड डे मील स्कीम चलाती है तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो होंगे वो एनरोल करेंगे, स्कूल आना शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें खाना भी मिल रहा है, पढ़ने को भी मिल रहा है, ठीक है, फ्री एजुकेशन मिल रही है। तो ये एक तरीके से जो इंडियन इकोनॉमी का एजुकेशनल स्टेटस है उसको अच्छा करने के लिए किया गया था। एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खाना भी मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो पेरेंट्स भी सोचते हैं ठीक है बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वो वहाँ पर पढ़ भी सकेंगे और साथ में खाना भी मिल जाएगा। तो इससे बहुत सारी जो फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी बच्चों को पढ़ाना, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी स्कीम थी जिसके थ्रू वो अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते थे और एक टाइम का मील भी अच्छा सा दे सकते थे, उनका जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो भी अच्छा हो सके, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम चलाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनरोल करें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और आई होप आप सभी को इसका आंसर आता भी होगा, और नहीं भी आता तो अब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ वर्कर। तो वर्कर के लिए कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू पूछा गया है। ऑप्शन ए, अ वर्कर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द GDP। ऑप्शन बी, वर्कर्स में टेम्परेरीली abstain from work due to illness. Option C, self-employed are not workers. Those who help the main workers are also workers. So आपसे not true पूछा गया है, ध्यान से ऑप्शन देखिए, देन आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है। हम चलते हैं करेक्ट आंसर पर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड आर नॉट वर्कर्स। तो बेसिकली इन्होंने वर्कर के बारे में पूछा था कि जो कि स्टेटमेंट नहीं होगी वर्कर की। तो वर्कर कंट्रीब्यूट करते हैं GDP में, करेक्ट। वर्कर्स में टेम्परेरीली एब्सटेन फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस, करेक्ट। दोज हु हेल्प द मेन वर्कर्स आर ऑल्सो वर्कर। तो कोई वर्कर अगर किसी वर्कर की हेल्प करा रहा है तो वो भी वर्कर हुआ, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड आर नॉट वर्कर्स, तो ये वर्कर के स्टेटमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा वो खुद को वर्कर थोड़ी ना बोलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था प्रीवियस पेपर्स में, और आई थिंक इसमें कुछ एरर था, बट उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट है। तो उस हिसाब से मैंने आपको लॉजिक बताया इसका। अदरवाइज बस आप एक काम कीजिएगा, जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर, ये दोनों टॉपिक जो हैं वो आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर से रिलेटेड, क्लियर। बाकी इस ऑप्शन का ऑप्शन सी करेक्ट है, सेल्फ एम्प्लॉयड आर नॉट वर्कर्स, क्योंकि उन्होंने खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है तो वो वर्कर्स नहीं हुए। वर्कर्स वो होंगे जो दूसरों के लिए काम कर रहे हों, जो खुद के लिए काम कर रहे हों वो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, वो वर्कर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ओजोन शील्ड फाउंड। तो इनमें से कौन सी लेयर है जिसमें ओजोन शील्ड फाउंड होती है। ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो आपने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको पता होगा इसका आंसर। अदरवाइज अभी हम आगे समझते हैं इसको, डोंट वरी, आप वीडियो पोस्ट कीजिए देन आंसर दीजिए, अभी हम इसे विद एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। सो चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्ट्रेटोस्फेयर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें ओजोन शील्ड फाउंड होती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में ओजोन शील्ड फाउंड होती है। देखिए इस डायग्राम के थ्रू, ये ओजोन लेयर डिप्लेशन का डायग्राम है। सन की वजह से जो यूवी रेज आती है हमारी अर्थ की तरफ, वो यूवी रेज स्ट्रेटोस्फेयर से टकराती है, और स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे हमारी पाई जाती है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर के बाद यहाँ ट्रोपोस्फेयर है हमारा, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इन दोनों के बीच में हमारी ओजोन लेयर होती है, क्लियर। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें ओजोन शील्ड फाउंड होती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद ओजोन लेयर हमारे को फाउंड होती है, क्लियर। और ये हमारी अर्थ है
जिसमें CFCs हैं, बहुत सारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं, उन्हें हम CFCs बोलते हैं, जो प्रोड्यूस होती है हमारे इन्वायरमेंट में थ्रू रेफ्रिजरेटर, ACs, ठीक है। इन सब की वजह से CFC प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। क्लियर? आगे देखिए, ये हमारे एटमॉस्फेयर की और भी लेयर्स हैं। हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा, उसके बाद हमारी ओजोन लेयर आई, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आया, उसके ऊपर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। इस वक्त आपके लिए बस इतना ही याद करना ज़रूरी है। इसके अंदर क्यों है, क्या है, कौन सी लेयर कहाँ है, ये सब जानना भी इतना ज़रूरी नहीं है। फिलहाल आप बस ये ध्यान रखिए कि अर्थ एटमॉस्फेयर में ये सारी लेयर्स भी है, ठीक है। और मेनली आपसे अभी जो पूछा गया वो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में रहने वाली जो लेयर है वो है ओजोन लेयर, उसके बारे में पूछा गया। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पिक्चर के थ्रू। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समझा था MCQ सीरीज में ही, उसमें मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। तो देखिए इनमें से कौन सा है, अगेन आपसे नॉट पूछा गया है, कौन सा है जो कि इंडिकेटर नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट का। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, GDP पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लिटरेसी रेट। तो याद कीजिए हमने 3 पढ़े थे हमारे HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो इनमें से कौन सा एक है जो कि नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इंडिकेटर। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। अभी आपको इसके तीनों इंडिकेटर मैं बता दूंगी कौन से हैं, तो आपको याद भी हो जाएंगे हाथ की याद। तो हम चलते हैं करेक्ट आंसर पर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंडिकेटर नहीं है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ये 3 इंडिकेटर हैं, GDP पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट। तो आपसे पूछा गया था कौन सा इंडिकेटर नहीं है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन HDI का इंडिकेटर नहीं है। तो देखिए इस पिक्चर के थ्रू, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि GDP पर कैपिटा, ये हमारा HDI के इंडिकेटर्स हैं। कैसे याद करोगे? पैदा हुआ, पढ़ा, फिर कमाया। तो अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 इंडिकेटर कौन से हैं, कि मैं पैदा हुआ, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर उसके बाद मैंने कमाया, ठीक है। तो ये 3 इमेजेस याद रखोगे तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करेगा माइंड में कि HDI के ये 3 इंडिकेटर्स हैं, ओके। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो किस वजह से अच्छा होता है, वो हमारी GDP पर कैपिटा की वजह से ही अच्छा होता है। जब हम अच्छा कमाते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता है, और उसी की वजह से जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, वो ज़्यादा अच्छा होता है इकोनॉमी का। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आज के सभी। आई होप आप सभी ने भी एंजॉय किए होंगे आज के सारे क्वेश्चंस। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी आने वाली क्लासेस हैं वो सभी के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी MCQs में हेल्प हो सके। तो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।